हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमें जॉइन किया है मेजर जनरल डॉक्टर राजन कौचर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने वक़्त निकाला। कैसे हैं आप? थैंक यू एसपी, वी आर जी फाइन। सर। और आप कैसे हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे सर, जो कि एक लंबे अरसे से ये जो मुद्दा चला आ रहा है और इसको लेकर समय-समय पर खबरें भी आती हैं। दुनिया में जो 2 जंगों की बात हुई, उसमें रूस और यूक्रेन के बाद फ़िलिस्तीन और इज़राइल, या यूँ कहें कि इज़राइल और हमास के बीच की जंग जो है, वो चर्चा का विषय रही है। गज़ा को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान आया था कि वो गज़ा को कंट्रोल करेंगे और किस तरह से वहाँ के लोगों को विस्थापित करेंगे जॉर्डन और मिस्र में, ये तमाम खबरें आती रहीं। अब जो खबरें वहाँ से निकल कर आती हैं कि जो लार्जेस्ट ऑर्फन क्राइसिस ये गज़ा फेस कर रहा है आज की वक़्त का, और ऐसी न जाने कितनी खबरें जिसमें एक सवाल होता है कि गज़ा की सज़ा कब खत्म होगी? जो सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, या जो इज़राइल और हमास के बीच की जंग थी, उसमें न जाने अब तक कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है। चाहे वो फ़िलिस्तीन की तरफ से हो, गज़ा में हो, मासूम बच्चे हों, या फिर वो लोग जिनको होस्टेजेस बनाकर रखा गया है, वो इज़राइल के नागरिक। तो इन सब तमाम खबरों के बीच में खबर निकल कर आती है सर कि अ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं, या उनके साथ उनकी मीटिंग होती है या बातचीत होती है, प्लानिंग होती है, तो वहीं अभी हाल ही की खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं, वो मिस्र का दौरा करते हैं। तो सर, आप अब तक जो कुछ भी हुआ है इस पूरे इलाके में, तो इसको कैसे देख रहे हैं? और फ्रांस के राष्ट्रपति का मिस्र का दौरा, ये इसमें क्या अंदेशे लगाए जा सकते हैं कि क्या ये जंग रुकेगी कभी? या ये इसी तरह बादस्तूर चलती रहेगी और ये जो पूरा क्षेत्र है, वो एक जंग का मैदान इसी तरह बना रहेगा जियो पॉलिटिक्स में? जी। यास्मीन जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपका जो नैरेटिव था, ओपनिंग नैरेटिव, जिसमें क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि ये जो जंग है, ये कौन सा बोर्ड लेने वाली। बिकॉज बीच में आप जानते हैं सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद फिर लड़ाई छिड़ गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको एनालाइज करने की कोशिश करते तो शायद आपके व्यूअर्स इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। सबसे पहले पैलेस्टीन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको ये हमको समझना पड़ेगा वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स के नजरिए से, कि आज पैलेस्टीन क्या इंपॉर्टेंस रखता है मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में, और खास तौर पे गजा में और वेस्ट बैंक। हिस्टोरिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल, ये चार हेडिंग्स के अंदर अगर जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स के, अगर उसको समझेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी। ये अब जेरूसलम की अगर हम बात करें, आप इस जानते हैं कि ये एक बहुत ही रिलीजियस जगह है, और इसको जूस भी अपने एक रिलीजियस, बिकॉज वहां पे टेम्पल्स हैं उनके, तो वो उसको इसको समझते हैं। और अलास्का मॉस्क जो है वहां पे, जो इस्लाम का एक पिलर है वहां पे, जो इसको रिलीजियस जिस तरीके से वो लोग मानते हैं इस चीज को। तो अगर हम इनको उसको देखें, तो एक बहुत ही रिलीजियस मुद्दा यहाँ पे सामने आता है, और इसमें आइडियोलॉजी सामने आती है। अब हुँ, दो आइडियोलॉजीज जब अलग होती हैं, विपरीत होती है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता। तो पहली जो प्रॉब्लम है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, क्लैश ऑफ रिलीजन। और दूसरी इंपॉर्टेंट है चीज के जो पॉलिटिकल नजरिए से, कि ये जगह इतनी स्ट्रेटेजिक क्यों है। ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप का क्रॉस रोड है ये पूरा। अगर आप अपने नक्शा में अगर इसको अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तीन कॉन्टिनेंट्स का क्रॉस रोड है, और की एनर्जी और ट्रेड रूट्स यहां से एमिनेट होते हैं, यहां से निकलते हैं। आप रेड सी की बात कर लें, आप हुँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात कर लें, आप मेडिटेरेनियन सी की बात कर लें। सो ये एक कॉन्फ्लुएंस है, जितने भी वर्ल्ड के ट्रेड रूट्स हैं वो यहां से जाते हैं।
और जितने वर्ल्ड के ऑयल और एनर्जी के डिपॉजिटरीज हैं या सेंटर्स हैं जहां पे आपको गैस मिलेगी, आपको तेल मिलेगा, वो इस रीजन में है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि अमेरिका यहाँ पे शुरू से अ, ये अभी इसको अमेरिका अभी से इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया में। और अमेरिका के 10 मिलिट्री बेसिस है यहाँ। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है। रशिया का सीरिया में मिलिट्री बेस होता था, पर आज की डेट में इस असाद के जाने के बाद वो मिलिट्री बेस भी रशिया का वहां पे नहीं रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा सुपर पावर है जो आज वेस्ट एशिया में टर्म्स को डिक्टेट करता है। नेक्स्ट मैं आता हूं अरब कंट्रीज के बारे में मैं बात करूंगा, बिकॉज वो एक डायरेक्ट, मैं इसलिए आपको ये एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाद में जब हम इसको डिस्कस अपना करेंगे फ्रांस के बारे में और बाकी देशों के बारे में, तो हमको इसको पता चल जाएगा कि कितनी अहमियत बाकी देश रखते हैं इस एरिया के। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी कंट्रीज है। अब ये जितनी भी ओआईसी कंट्रीज है आज, ये मुस्लिम कंट्रीज है ये, बट इनका अमेरिका के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और इसीलिए हम देखते हैं यहां पे कि पैलेस्टीनियन का साथ कोई नहीं दे रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जॉर्डन और इजिप्ट, ये दो कंट्रीज हैं, और उसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई दखल देंगे पैलेस्टीनियंस को उनका हक दिलाने के लिए। पर हमने देखा कि अभी इनका भी दखल यहाँ पे नहीं। और जितने आप एग्रीमेंट देख लीजिए, कैंप डेविड अकॉर्ड देख लीजिए, आप अब्राहम अकॉर्ड देख लीजिए, और यू ऑस्लो अकॉर्ड देख लीजिए, टाइम टाइम से हमने इसको देखा है। इस एरियाज में डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुई हैं, अकॉर्ड्स हुए हैं, पर वो सारे ठंडे बस्ते में चले। और लास्ट में अभी जिक्र इसको करूंगा, इसको कंक्लूड करने के लिए अपना जो ओपनिंग बैकग्राउंड नैरेटिव है, टू स्टेट सोल्यूशन। तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है, और अब्राहम अकॉर्ड में भी इसका जिक्र था। सऊदी अरेबिया के साथ जब इसराइल के रिलेशन, जब ट्रंप का लास्ट जो टर्म था, जब ट्रंप थे यहाँ पे 2018 के आसपास, तो उस टाइम पे भी ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ। बट वो टू स्टेट सोल्यूशन आगे बढ़ नहीं सका। 7 अक्टूबर आ गया। 7 अक्टूबर का इंसिडेंट से हम जानते हैं कि इट इज लाइक अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, हम जिसको बोलते हैं। एक चीज जो बिल्कुल अचानक होती है और जिससे इतना तहलका मच जाता है कि अभी 7 अक्टूबर का वाकया जो हुआ, उसके बाद आपने देखा कि पूरा एरिया तहस नहस हो। और ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अगर हम ले, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूएनआरडब्ल्यूए की बात करें, ये सारी जो एजेंसीज काम कर रही थी, वो सब साइडलाइन हो चुकी। तो आज की डेट, प्रेजेंट में आ जाते हैं। आज की डेट में जो सिचुएशन यहां पे बन रही है, अनफॉर्चुनेटली अश्विन जी, वो एक शांति की तरफ नहीं जा रही और ना ही जाएगी। बिकॉज अभी मास्टर प्लान क्या है ट्रंप का, अब इसको पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि जो पीस प्लान इजिप्ट की तरफ से सामने जो मैक्रोन लेके आए हैं, और इसको जिसको वो एडवोकेट करने की कोशिश कर, ट्रंप का और नेतन्याहू का जॉइंट प्लान क्या है। देखिए, हाल ही में 2 मीटिंग हो चुकी है। ट्रंप ने जो राग वो अपना अलापरा था शुरू से ही कि ये एरिया उसको खाली चाहिए, यहां पे उसको पैलेस्टीनियंस नहीं चाहिए, वो पैलेस्टीनियंस को रीलोकेट करना चाहता। जॉर्डन और इजिप्ट ने उनको लेने से मना कर दिया। जाएंगे कहां पे? इंडोनेशिया की बात हो रही।
आज मैं एक न्यूज आइटम हिंदुस्तान टाइम्स का देख रहा था कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम इनको ले सकते हैं। बट मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक पैलेस्टीनियन हूं तो मैं अपने देश को क्यों छोड़ना चाहूं? अगर मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं, अगर मैं इमिग्रेट करना चाहता हूं, अगर मैं कहीं और नौकरी ढूंढने जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हुँ, हूं। पर मैं जबरदस्ती अगर कोई एक्सटर्नल पावर मुझे यहां से उठाए तो शायद वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। और इसीलिए प्रेसिडेंट मैक्रोन की एंट्री होती है, बिकॉज नेतन्याहू और ट्रंप की जो मीटिंग्स हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी है, और ये भी डिसाइड हो रहा है उन मीटिंग्स में कि हम पैलेस्टीनियंस को कैसे मजबूर करें यहां से रिलोकेट होने के लिए। और वो सामने आ रही है स्ट्रेटजी के इनके ऊपर बम फेंको, इनको जितना मार सकते हो दबा सकते हो, डरा सकते हो डराओ। और अल्टीमेटली पैलेस्टीनियंस बोलेंगे कि हमको हमास से कोई लेना देना नहीं है और हमास हमारा दुश्मन है और हम आप जो बोलोगे वो करेंगे। बात वहीं पे आ रही है और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप काफी जो मीडिया आपकी रिपोर्ट्स आती है वो एक कलर देती है इसको, एक इसको फैक्चुअल नजरिए से सामने लेके नहीं आती। अब जो मेरे एनालिसिस है, जो मेरी रीडिंग है वो बहुत ही साफ है। देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब 17.9 बिलियन डॉलर्स 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका ने इसराइल को दिया है, इन टर्म्स ऑफ एमुनिशन, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स। ये क्यों दे रहा है? इसराइल को इतना एमुनिशन, इतना सब कुछ क्यों दे रहा है? क्योंकि जिस दिन अमेरिका इसराइल को सप्लाई करना बंद कर देगी, लड़ाई वही खत्म हो जाएगी। बिकॉज इसराइल के पास इतना दम नहीं है इतनी लंबी लड़ाई को 1.5-2 साल तक खींचने के लिए। तो बात साफ है, आज कोई भी देश का दखल नहीं है यहाँ पे। ना तो अरब देश कुछ बोलने के लिए तैयार है, चुप्पी धारण किए हुए है। कोई कॉन्क्रीट एक्शन अरब ने अभी तक इसराइल के अगेंस्ट लिया नहीं है, कोई सैंक्शन इसराइल के ऊपर लगे नहीं है। चाइना भी इससे दूर है, बिकॉज चाइना अपनी प्रॉब्लम ताइवान के साथ और साउथ चाइना सी में अपना झेल रहा है। रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो कोई भी आज अगर हम इसको बात करें, ईरान की भी बात करें हम, तो ईरान के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उससे डायरेक्ट टॉक्स की बात हो रही है। ईरान बोलता है मैं इनडायरेक्ट करूंगा और ट्रंप बोलता है मैं डायरेक्ट करूंगा। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और इसको लेबनान में भी प्रॉब्लम इसको शुरू हो गई है, सीरिया में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो घेरा है ये अभी कसा जा रहा है, अमेरिका और इसराइल इस घेरे को कस रहे हैं। अब हुँ, इसको बात करते हैं कि पीस प्रोसेस की। देखिए, इजिप्ट ने इसको प्लान अपना निकाला था। ये इस एरिया को 3 फेज का वो प्लान था। $3 बिलियन फेज 1 में, $20 बिलियन फेज 2 में और $30 बिलियन फेज 3 में। टोटल $53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस की बात हो रही है, और इसमें बात हो रही है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अनाउंस भी किया था कि एक बार ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है तो हम 1 साल के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस करेंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना लेके आएंगे और हम इसको आगे अपना पीस प्लान को लेके जाएंगे। और ये एक बहुत ही मैं इसको मानता हूं कि एक बहुत ही वेलकम स्टेप, एक बहुत ही अच्छा स्टेप था ये जो पीस इनिशिएटिव इजिप्ट ने निकाला। और मुझे ये लगता था और मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि ये शायद लड़ाई को बंद करेगा, सीज फायर को बंद करेगा। और अगर देखिए, इजराइल भी पीस चाहता है, पैलेस्टीनियंस भी पीस चाहते हैं, अमेरिका भी पीस चाहता है। तो ये इसको पीस की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? जब ये चाहते हैं पीस, सारे एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ मिलाना चाहते हैं, आपके होस्टेजेस भी वापस हो जाएंगे,
और आपका जो हमास को भी अलग करने की बात हो रही है। आज इसको फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमास विल प्ले नो रोल इन इन द गवर्नेंस ऑफ गजा। यहां तक की स्टेटमेंट आ गई है। जॉर्डन के भी इसको जो प्रेसिडेंट किंग थे जॉर्डन के भी थे इस इजिप्ट में इस मीटिंग के लिए। और सीसी थे, प्रेसिडेंट सीसी भी थे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, और मैक्रोन थे। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट इन तीनों की तरफ से आ रही है, ये इस इजिप्ट के पीस प्लान को आगे लेके जा रहे हैं। और ट्रंप का जो प्लान है रीलोकेशन का, उसको रद्द कर दिया है लोगों ने। बोल दिया है कि हुँ। इसका रीलोकेशन नहीं हो सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, और हम इसको आगे नहीं ले जा सकते, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब हमको दो चीजें सामने आ गई। एक, ट्रंप और नेतन्याहू का जो प्लान है, जो रीलोकेशन के ऊपर जोर डाल रहा है, वो डोल जोर डाल रहा है कि पैलेस्टीनियंस को यहां से इंडोनेशिया भेज दो, बिकॉज इंडोनेशिया ने तो मान लिया लेने के लिए। हुँ। अब दूसरा ये है कि इजिप्ट बोलता है कि हमारी जो एक पीस ट्रीटी है, आई थिंक 1964 की पीस ट्रीटी है जो इसराइल के साथ है, हम उसको रद्द करेंगे अगर इसराइल ये इंसिस्ट करेगा कि रीलोकेशन करने के लिए। तो अगर इस टाइप की कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हमको सुनने में आ रही हैं, यास्मीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज फ्रांस उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी बात को एनफोर्स कर सके। अल्टीमेटली सर फाइनल एनालिसिस मेरा ये है कि जो ट्रंप और नेतन्याहू चाहेंगे वही होके रहेगा। और अगर वो रीलोकेशन में सक्सीड हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि वो रीलोकेशन कर देंगे, तो और खून बहेगा और लाशें बिछेंगी, और हम देखेंगे कि ये पूरा आपका जो गजा है, ये एक 100% शमशान बन जाए। जी, तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आगे आने वाले वक़्त में अगर ज़बरदस्ती विस्थापित किया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा हिंसा का कारण बनेगा। सर, आपने जैसे बताया है कि अमेरिका ने इज़राइल को जो है अमेरिका लगातार शुरुआत से ही ये सारी खबरें रही हैं कि इज़राइल को अमेरिका से मदद है, खुले तौर पर है। मैं बस आपने चूँकि पूरा ही उसमें एनालिसिस कर दिया, तमाम बातों को पॉइंट्स आपने खुद ही यहाँ पर अच्छे से डिटेल से हमारे सामने रख दिए हैं। बट मैं एथिकली ये जानना चाहती हूँ सर, जब ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ो और एक जो पूरी दुनिया भर में एक प्रोटेस्ट देखते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं, तो मैं जो ये रिपोर्ट देख रही थी, गजा फेसेस लार्जेस्ट ऑर्फन क्राइसिस इन मॉडर्न हिस्ट्री, ओवर 39,000 चिल्ड्रन हैव लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स इन गजा। उनतालीस 40,000 ऐसे बच्चे जो कि ये ह्यूमन क्राइसिस, दुनिया का सबसे बड़ा ये एक ऑर्फन क्राइसिस हो चुका है। और ऐसे में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खास करके जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट करके बात की जाती है या यूनिटी की बात की जाती है, जिसमें आपने ओआईसी कंट्रीज का भी जिक्र किया है, तो जब खुले तौर पर अमेरिका इसराइल को फंडिंग और सप्लाई कर रहा है, तो फिर सर क्या भूमिका रह जाती है इन तमाम इस्लामिक कंट्रीज की या मिडिल ईस्ट की, क्या भूमिका रह जाती है? और सर ये जबरन जो विस्थापन है, ये तो जेनेवा संधि का भी उल्लंघन है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज भी कहती रही हैं। तो ये जब इस तरह से रिलोकेट किया जाएगा, तो ये एक नए दुख और एक नई नफरत की शुरुआत नहीं होगी कि जब उनको उनकी जगह से कहीं और विस्थापित किया जाएगा और एक नए जंग की अलामत, क्योंकि इस वक्त गजा जिस तरह से जंग और हमलों में घिरा हुआ है, और जो 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद से तो हशर नशर है वहां पर, तो पीस प्रोस्पेरिटी ये तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो आपने बोला है वो किताबों में बहुत अच्छा लगता है। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आप जानते हैं कि उसने भी इसराइल के अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स पास किए थे। क्या हुआ, इसको वो एनफोर्स कर पाए? तो ये जितनी भी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज ये डिफंक्ट हो चुकी हैं। हमने देख लिया है। देखिए, एक टाइम पे जब 71 की लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उस टाइम पे यूएन में पाकिस्तान चला गया था, और इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था लड़ाई को 14 दिन में खत्म करने के लिए। और अमेरिका भी पहुंच गया था वहां पे, और अरेबियन सी में, और काफी तनाव था उस टाइम पे। तो उसको लड़ाई
प्रेशर से रुक गई। बट आज हम देख रहे हैं कि एक तो सुपर पावर बढ़ गए हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता नहीं है, वीटो हो जाता है। और अगर पास भी हो जाएगा तो उसको कौन इन्फोर्स करे? अब अमेरिका ने ठान ली है, ट्रंप ने ठान लिया कि इनको तो हटाना है यहां से। और जितने भी जाने जाए, जा रही है, रोज अटैक्स हो रहे हैं। और आप इसको देख रहे हैं, टैंक्स इस्तेमाल हो। आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा एरिया है ना, ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन आई है, मैं आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट। कल की इंफॉर्मेशन है, इसराइल के न्यूज़पेपर से आई है इंफॉर्मेशन कि 50% ऑफ गजा आज इसराइल ने कैप्चर कर ली। इसका यह मतलब है कि आधा गजा, 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गजा, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 150 स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन आज इसराइल के कब्जे में है। और पैलेस्टीनियंस को मेडिटेरियन सी की तरफ उनको पुश कर दिया। साउथ को, साउथ गजा को विकेट किया जा रहा है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में लाके इनको सेंट्रल में कहीं पर ओशन के साथ में, जो इनको वहां पे इसको बसा दिया जाए। तो दैट इज प्लान बी। प्लान ए यही है कि इनको यहां से निकालें। प्लान बी है कि इनको एक छोटा सा एनक्लेव बना के दे दिया जाए। और वो 22 लाख लोग, कैन यू इमेजिन, एक 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अल्टीमेटली इनको 50-60 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया नहीं दिया जाएगा। आप देख लें, 50-60 किलोमीटर के एरिया में आपके 22 लाख लोग, ये इंसानियत तो नहीं है। पर ये इंसानियत, देखिए जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को, मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं जो उन्होंने किया। बट उसका खामियाजा इनोसेंट लोग के ऊपर, इसको आपने यू ऑर्फन्स की बात करी, आपने बच्चों की बात करी, आपने महिलाओं की बात करी। अब महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर तो नहीं निकाल सकते ना आप इतना। आप ये इतना जुल्म तो नहीं कर सकते ना। और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा किसी वर्ल्ड के देख रहा पास, है सर। हाँ, जी किसी के पास सर, अभी जरूरत कुछ नहीं इंटरफेयर कुछ करने। एग्जैक्टली exactly, किसी के पास जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की। लेकिन सबसे बड़ा मेरा यही सवाल है कि ये जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, जो कि सब एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखे बगैर सिर्फ अपने जाती मफाद को देखते हैं, और वही अपने पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर रखते हुए जब यहाँ हशर नशर हुआ है, तो वो कितना इंटरफेयर कर रहे हैं, या वो अमेरिका के साथ उन्होंने कितने ज्यादा अपने संबंध तोड़ लिए, या उन्होंने कितना इसराइल के साथ बैठकर बातचीत करके इसका हल निकाला है, या हमास को खत्म करने में उन्होंने कहाँ भूमिका निभाई है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं उसमें, चाहे आप पाकिस्तान को ही देख लें, चाहे तुर्की को देख लें। तो सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। गजा का जो हाल हुआ है, जो हमास के 7 तारीख के बाद हुआ, तो वो एक और बड़ा ह्यूमन क्राइसिस सामने आ गया है। कुछ दिन पहले की खबर थी सर कि गजा से जो लोग थे सड़कों पर उतरे हैं, वो अब हमास के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सर, जाते जाते मैं भारत की नीति के बारे में जानना चाहूंगी कि इसराइल को लेकर और फिलिस्तीन को लेकर, खास करके फिलिस्तीन गजा इस वक्त जो वहां चल रहा है, उसको लेकर हमारे भारत की क्या नीति है। और जो होता है ना, जो देश की नीति होती है, एक अच्छे देशवासी को उसी नीति को फॉलो करते हुए इन चीजों को समझना चाहिए। आतंक का समर्थन बिल्कुल नहीं करता भारत, लेकिन भारत की पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा हमें इस पर ब्रीफ कर दें। देखिए, भारत में पैलेस्टीनियंस का एक डिप्लोमेटिक मिशन है। और इसको यहाँ पे पैलेस्टीन एम्बेसडर है, मैं उनसे कुछ महीने पहले मिला भी था एक फंक्शन में। तो भारत पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज करता है और उनकी एग्जिस्टेंस को मानता है। और भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि वी सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन। भारत एक पीस प्रोसेस के लिए, भारत का स्टैंड है कि आपस में समझौता कीजिए, लड़ाई बंद कीजिए, बिकॉज लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड वी सपोर्ट 2 स्टेट। एट द सेम टाइम
भारत ने इजराइल के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दी। और भारत ने, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आपको समझना पड़ेगा कि 1999 में जब कारगिल हुआ था, बहुत कम देश आए थे भारत की मदद करने के लिए, इजराइल एक ऐसा देश। दूसरा, 2020 में जब चाइना के साथ हुई लड़ाई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां पर भी इजराइल ने हमको हथियार और हमको वेपन्स और हमको एमुनिशन दिया। तो एक टाइम टेस्टेड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसके अगेंस्ट शायद भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में नहीं दखल इसको देना चाह रहा है। इसीलिए भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड अपना सामने लेके आया है कि हम पैलेस्टीनियंस के भी साथ हैं और हम इजराइल्स के भी साथ हैं, इजरायलीज के भी साथ हैं। और हमने 7 अक्टूबर को भी कंडेम किया है। और हम जो अभी इजराइल कर रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हमने इसको कहीं पर भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दिए कि ये जो इजराइल अपना कर रहा है ये सही है। तो भारत एक बैलेंसिंग एक्ट, मैं समझता हूं, अपना एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है। वो इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन उसने रखे हुए, पैलेस्टीनियंस को भी अच्छे रिलेशन रखता है भारत। उसके इसको रिप्रेजेंटेशन है न्यू दिल्ली में। तो इस तरीके से भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जा रहा है। और मुझे लगता नहीं है आने वाले वक्त में भी, अगर ये सब होता है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर और हमले होते हैं या रिलोकेशन होती है, भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं आने। बिल्कुल। तो आई होप कि ये मैसेज जो है वो दूर तक जाए कि हिंसा का कभी भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। और जिस तरह से ये जंग शुरू हुई और इस जंग के बाद जितनी तबाही हुई है, हमास किसी का सगा नहीं था। अगर वो वाकई में इतने चहीते होते फिलिस्तीनियों के, तो इतनी तबाही नहीं होती, ये मासूम बच्चे इस तरह से अनाथ नहीं होते। और जो ये जंग अभी भी जारी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस बन चुका है कई सारे मुल्कों के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की। इन फ्यूचर आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।